हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एडू स्टार पर। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी के बारे में, और हम लोगों ने व्याकरण के बारे में थोड़ा सा परिचय जाना था। आज मैं उसी बिंदु को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं, और आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है। व्याकरण व्याकरण को दोस्तों हम तीन प्रकारों से पढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं कि व्याकरण के तीन अंग होते हैं, जिसमें पहला होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार। और तीसरा वाक्य विचार। हम लोग वर्ण विचार पढ़ने से पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, और शब्द क्या होते हैं, और वाक्य क्या होते हैं। प्यारे दोस्तों, वर्ण है जो ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। इस बात की हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में भी चर्चा की थी। और वर्णों के योग से शब्द बनते हैं, और शब्द के योग से वाक्य बनते हैं। हम लोग थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। पहली लाइन हम लिखते हैं कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। और शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और वर्णों के योग से शब्द बनते हैं, और शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग चर्चा करें, अगर हमें थोड़े से यहाँ से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, अगर हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हम वर्ण को मानते हैं। अगर हमारे सामने ऐसे आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ लें, तो हम लोगों को ध्वनि टिक करना है, अदरवाइज वर्ण ही लिखना है। और भाषा की जो अर्थ के आधार पर अगर हम लोगों को पूछ ले कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हम लोग शब्द लिखते हैं। हम लोग थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी मौखिक इकाई है जो ध्वनि होती है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई
लिखित इकाई वर्ण होती है। और अगर हम लोगों को पूछ ले कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो होती है शब्द। क्योंकि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ए या के वर्ण, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसी को हम लोग जोड़ करके अगर शब्द बना लेते हैं, जैसे कमल, तो इसका अर्थ निकल जाता है। और अगली जो लाइन लिखते हैं वो है भाव या भावार्थ के आधार पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई बोल दो चाहे, वो होती है वाक्य। क्योंकि शब्द का कोई भाव या भावार्थ नहीं होता है। जैसे कमल शब्द है, तो हमें नहीं पता है कि कमल क्या है। कमल एक लड़के का नाम भी हो सकता है और कमल एक फूल भी हो सकता है। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि, नीचे लिख देता हूँ, कमल खिल रहा है, तो यह एक कमल फूल हो गया। और इसी को हम ऐसे लिख देते हैं कि कमल जा रहा है, तो यह कमल एक लड़के का नाम हो गया। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भाव या भावार्थ के आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वाक्य। और भाषा का सबसे बड़ा अंग जो माना जाता है, भाषा का सबसे बड़ा अंग, हमें अगर पूछ लिया जाए तो वो भी वाक्य ही होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं वर्ण के बारे में, वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं? प्यारे दोस्तों, वर्ण को हम लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है स्वर, जिसे इंग्लिश में हम वोवल भी कहते हैं, और एक होता है व्यंजन। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट जिसे कहते हैं। वर्ण को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक तो स्वर और एक होता है व्यंजन। अभी हम लोग चर्चा करते हैं स्वर के बारे में। स्वर क्या होते हैं? स्वर, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि स्वर होते हैं वो एक स्वतंत्र होते हैं, जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिसके जो मतलब अपने जो फेफड़े हैं वहाँ से जो ध्वनि निकलती है वो बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, वो स्वर होते हैं। और या फेफड़ों से जो ध्वनि निकलती है वो किसी रुकावट या बाधा का सामना करती है, वो होते हैं व्यंजन। यानी ऐसे लिख सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं।
यानी कि जो वाग्यंत्र से हमारे जो ध्वनि निकलती है वो बिना किसी रुकावट का सामना करते हुए सीधे बाहर निकल जाती है, वो स्वर होता है। और जो किसी रुकावट या बाधा का सामना करती है वो होता है व्यंजन। और इसको हम लोग ऐसे भी परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि जिसे, या ऐसे लिख लो, वे वर्ण जिसे बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते हैं। यानी कि वह वर्ण जिसे बोलते समय हम लोग किसी अन्य स्वर या अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं वो स्वर होते हैं, और जिनमें अन्य वर्ण की सहायता लेते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जिसे नीचे शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, वे वर्ण जिसे बोलते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को स्वर और व्यंजन के भेद के बारे में पता चला होगा। परिभाषा के रूप में भी हम लोगों ने लिखने का प्रयास किया है, और आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि स्वर क्या है और स्वरों के प्रकारों के बारे में भी चर्चा करते हैं। स्वर, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, यानी कि किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वतंत्र होते हैं। सहायता नहीं ली जाती है किसी अन्य वर्ण की। और स्वरों की जो संख्या है वो हमारे हिंदी में 11 मानी गई है। बात करें अगर मूल भाषा संस्कृत की, तो संस्कृत में 13 स्वर माने गए हैं, जिसमें एक दीर्घ री और ली भी शामिल की गई है, जो हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। स्वरों की संख्या 11, जिसमें देखिए ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे हिंदी में 11 स्वर होते हैं। और संस्कृत में जो 13 स्वर माने जाते हैं, उसमें एक तो
दीर्घ री, यानी जिसमें ये दो गुंडी लगी होती है वो दीर्घ री होती है, और एक लरी को शामिल किया जाता है, जो हमारे हिंदी भाषा में प्रचलन में नहीं है। अब इसमें आप लोगों को शायद थोड़ा मन में आ रहा होगा कि जो इस लाइन में अंग और ए होते हैं उसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो वो क्या है वो भी हम जानने का प्रयास करते हैं। अंग और ए, जिन्हें हम इनको अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं, ये होते हैं प्यारे दोस्तों अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब होता है, जैसे देखिए ए धन योग धन वाह, यानी कि ए का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब जुड़कर, और वाह का मतलब होता है वहन। यानी वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं वो होते हैं अयोगवाह। यानी लिख देते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ, वे वर्ण जो व्यंजन के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं, वो जो वर्ण होते हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं स्वरों के प्रकार। ये मैंने मिटा दिया, शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। प्रकार, अगर हम प्रकारों के बारे में चर्चा करें तो हम लोग अपनी जो हिंदी भाषा है उसमें हम लोग हिंदी की जो व्याकरण है उसमें स्वरों को दो प्रकार को ही प्रयोग में लेते हैं, यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और संस्कृत या मूल भाषा की बात करें तो उसमें एक प्लुत स्वर भी होता है जिसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी हम लोग स्वरों को अगर स्वरों के तीन प्रकार मान लेते हैं। पहला है ह्रस्व, जिसे हम लघु भी कहते हैं, छोटा या एक मात्रिक भी कहते हैं। और दूसरा है दीर्घ, क्योंकि कई बार ये जो इसके ह्रस्व लघु छोटा सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं इनके जो विलोम है उनके बारे में भी पूछ लेते हैं हम लोगों को, तो ये भी थोड़ा याद हो जाए तो सही रहेगा। दीर्घ लघु का विलोम गुरु, बड़ा और द्विमात्रिक। और तीसरा प्रकार जो मूल भाषा संस्कृत में ज़्यादा प्रचलित है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जिसमें दो से अधिक मात्राएं होती है, जिसमें जो उच्चारण में जो समय लगता है वो इन दोनों से ज़्यादा लगता है, वो प्लुत स्वर होता है।
यहाँ तक शायद लिख लिया होगा आप लोगों ने। प्लुत स्वर के बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण लगातार लंबे समय तक किया जाता है। अब प्लुत स्वर में कौन से वर्ण आते हैं वो हम लोग थोड़ी देर बाद में चर्चा करते हैं। पहले ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और प्लुत स्वर को देखेंगे। ये यहाँ से इसके जो पर्यायवाची है वो मिटा देता हूँ। देखिए, ह्रस्व स्वर में हम लोग 4 वर्ण पढ़ते हैं। एक ए, ई, उ और री, जिनमें एक मात्रा है, जिनमें उच्चारण में जो समय लगता है वो कम है। एक मात्रा का जो समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ में 7 वर्ण होते हैं। आ यानी जो द्विमात्रिक है वो दीर्घ स्वर होते हैं। ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो 7 वर्ण हैं वो दीर्घ स्वर में आते हैं और 4 वर्ण अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर में आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि ह्रस्व स्वर है उसमें नीचे दिख रहा होगा। चलो यहाँ से मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। उच्चारण में समय कम और दीर्घ में उच्चारण में समय ह्रस्व से डबल। दोगुना टाइम लगता है। और प्लुत स्वर में उच्चारण में जो समय है वो दीर्घ से भी ज़्यादा लगता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक मात्राएं जो होती है वो प्लुत स्वर में होती है। प्लुत स्वर में अगर हम लोग बात करें संख्या की तो हम लोग 8 स्वर मानते हैं, 8 वर्ण मानते हैं। यानी कि एक तो हमारा ह्रस्व स्वर का ए शामिल होता है और 7 वर्ण दीर्घ स्वर के। क्योंकि अगर हम लोग बात करें ह्रस्व स्वर में जो होते हैं ई और उ, अगर उनका हम लोग ऐसे लगातार लंबे समय तक उच्चारण करेंगे ई, तो हमारी जो ध्वनि है वो दीर्घ ई में बदल जाती है।
यानी कि जो दीर्घ ई है वो प्लुत स्वर हो जाती है, जो ह्रस्व ई होती है वो नहीं बनती है। इस प्रकार से मतलब हम लोग एक तो ए को शामिल करते हैं। अगर ए को हम लोग लंबे समय तक लगातार उच्चारण करेंगे तो वो ए ही रहेगा, न कि मतलब आ में नहीं बदलेगा। और प्लुत स्वर की हम लोगों ने परिभाषा तो देख ही ली कि उच्चारण के मतलब उच्चारण लंबे समय तक लगातार किया जाता है वो प्लुत स्वर होता है। और अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो ज्यां पहले यहाँ पर छोटा टाबर हा और अपन मम्मियाँ है जो कि पहली बात तो आप अभी ना होता ही कोनी, और अपन मम्मी मतलब ज़बरदस्ती अपन नुआती, और नुआता ही 5 मिनट बाद में आप पाछा बाकड़ में जार बे जड़ा पहली हा बेड़ा बेड़ा भूत बन रहा होता, जहाँ अपन थोड़ो सो मतलब डांट और एक गाल पर तगड़ो वालों एक चांटो मेलती बी टाइम अपन अपार मुँह से जगी बा आवाज़ निकलती आ की, वो प्लुत स्वर का ही उदाहरण है। और भी देखो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जैसे अगर एक जैसे हम पहले स्कूल में पढ़ते थे तब ओम का उच्चारण करते थे, ओम, तो ये भी प्लुत स्वर का ही उदाहरण है। अगले वीडियो में हम लोग इसी बिंदु को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भूलें ही मत। थैंक यू, बाय बाय।